सभी नमस्कार, अभिनंदन, आभार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग और कैसी लग रही है वीडियो, कैसी चल रही है सीरीज, कमेंट करके बताइएगा। और भाई कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करके बताया करो भाई। कुछ जो हमें आपको चाहिए कि भाई हम कुछ टॉपिक पे, अलग अलग टॉपिक पे बनाएं, वो टॉपिक भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। तोमर जी हमारे साथ में हैं एज यूजुअल और मेरा नाम है दीपक वर्मा। आप देख रहे हैं गो एक्सप्लोर फॉर यू। और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है यूज्ड कार। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त यूज्ड कार्स। और इसमें हम कंपैरिजन भी करेंगे कि भाई नई गाड़ी लें, कब लें, क्यों लें, पुरानी गाड़ी लें तो क्यों लें, कैसे लें, हाउ टू चेक, कैसे चेक करके लें, क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, क्या ख़राब, क्या प्रोज, क्या कॉन्स, है ना, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करते ही भाई हमें सबसे पहले जानना होता है कि इंडियन यूज्ड कार मार्केट का साइज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि कितनी बड़ी मार्केट है यूज्ड कार की, कि आप इसमें काम भी शुरू कर पाएँ, आप इसके बारे में जान पाएँ कि भाई यूज्ड कार मार्केट, जो गाड़ियाँ खरीदते हैं आप, डीलर्स हैं, कंपनी जिसमें इतना पैसा लगा रही हैं, इतने डीलर्स क्यों आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारी कंपनियां इसमें आई हुई हैं। कार देखो है, क्यों आई हुई हैं, क्या बेनिफिट है, इतने सारे डीलर्स क्यों। अगर मैं बात करूं दिल्ली के डीलर्स की, तो छोटा बड़ा सब मिला करके 25,000 डीलर्स इन दिल्ली एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है डे बाय डे। श्री राम ऑटो मॉल है जहाँ पे ऑक्शन होता है गाड़ियों का, बैंक की खिंची गाड़ियों का, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो भाई सीट पकड़ के बैठ जाइए, सीट बेल्ट लगा लीजिएगा, अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ये भी बताऊंगा कि कहाँ से खरीदें, कहाँ से नहीं खरीदें, और कौन से डीलर से आप कौन कौन सी गाड़ियाँ ले सकते हैं, नई में और पुरानी में कंपैरिजन भी करेंगे। पहले इंडियन यूज्ड कार मार्केट की बात कर लेते हैं। तो इंडियन यूज्ड कार मार्केट साइज आज की डेट में 31.62 USD बिलियन डॉलर्स है। समझ रहे हो मेरी बात, आज की डेट में। और ये रिपोर्ट CAGR कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से बताई गई है 15.10% के हिसाब से 2024 और 2029 के डाटा को एनालाइज करके। ठीक है जी। अब ये INR में कितना होता है, 31.62 USD बिलियन डॉलर। INR में ये बनता, भाई साहब मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ भाई, क्योंकि इतना याद नहीं रहता। ठीक है, 26 खरब 41 अरब 75 करोड़ 13,97,000 INR रुपए। इतनी बड़ी मार्केट है, खरब में 26 खरब की मार्केट है। और ये अभी है 24 में। अगर मैं बात करूं कि 2029 में कितनी हो जाएगी, तो समझ लो जस्ट डबल हो जाएगी इसकी। इतनी ग्रोथ इस यूज्ड कार मार्केट में आने वाली है। तो ये हो जाएगी 31.62 से 63.87 USD बिलियन डॉलर, यानी कि 53 खरब 36 अरब 13 करोड़ 73,09,500 रुपए, यानी कि 53 खरब, मोटा मोटा मैं इसको बोल सकता हूँ 54 खरब। ठीक है, तो इतनी बड़ी मार्केट ये 2029 तक हो जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि इसमें कितना स्कोप है काम करने का। आप चाहे गाड़ी खरीदो अपने लिए, चाहे आप गाड़ी को बिजनेस शुरू करना चाहते हो, गाड़ी का कि मैं यूज्ड कार का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, डीलर बनना चाहते हो, या कंपनी खरीदना चाहते हो, कोई भी छोटी मोटी कंपनी आप बनाना चाहते हो कि भाई हम शुरू करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो सारी डिस्कशन इस वीडियो में होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मार्केट साइज बता दिया है यूज्ड कार कंपनी का। अब यूज्ड कार की अगले स्टेप पे चलते हैं कि यूज्ड कार का रेशो क्या है, न्यू वर्सेस यूज्ड कार 1:4। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा बोलूं, 10 गाड़ी नई सेल होती हैं तो मार्केट में 22 गाड़ियां पुरानी बिकने के लिए आ जाती हैं। यानी कि एक गाड़ी नई और 4 गाड़ी पुरानी। ये आज की डेट का रेशो है। पहले क्या होता था, लोग 3 साल 5 से 6 साल गाड़ी जो है अपने पास रखते थे, एक गाड़ी। लेकिन आफ्टर कोरोना ये टाइम रिड्यूस हो गया है।
3 ही साल रखते हैं लोग। तो इसका आपको रीजन क्या लगता है दीपक जी, मतलब क्या ये लोगों की मेंटेलिटी है लोगों की कि भाई नई गाड़ी ली, चेंज आई, अब वेरिएंट फटाफट आ रहे हैं, सब नए निकाल रहे हैं। कुछ के पास डीजल का भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब 2027 तक जो कि फोरकास्टिंग चल रही है कि 2027 तक सभी डीजल की गाड़ियां बंद हो जाएंगी। अच्छा। इलेक्ट्रिक आएंगी या गैस जो आ रही है नहीं उस पे चलेंगी। हाइड्रोजन जो गडकरी जी लगे हुए हैं उसमें, वो 2030 तक तो डेफिनेटली ये सब क्लोज हो ही जाएगा, डीजल वगैरह का काम। इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, डीजल का जो कर्जा है वो कम होगा, उसके प्राइस भी डाउन होंगे, ऑब्वियस है। और धीरे धीरे भाई सोलर सिस्टम भी चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सारा यूज इस पे होने वाला है। तो सोलर सिस्टम पे बात करेंगे तोमर, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ यूज्ड कार में। तो यूज्ड कार का मैंने 3-4 चीज़ें आपको बता दी हैं, मार्केट साइज बता दिया है, रेशो बता दिया है, और बंदे जो अपने पास एवरेज गाड़ी रखता है एक बंदा वो रहता है। एक चीज़ और आपको बता दूं, नॉर्मली जनरली जो हम देखते हैं, हम जो वीडियो डालते हैं ना, मेरा दूसरा चैनल है गो कार्स फॉर यू के नाम से, जहाँ पे मैं सारी यूज्ड कार की वीडियो डालता हूँ। और जितने भी हमारी कम्युनिटी है यूज्ड कार की, जो यूट्यूब पे हमारे जितने भी पूरी फैमिली है यूट्यूब की, वो वीडियो बनाते हैं, चाहे वो सारथी हो, चाहे वो अपने इरफान भाई हो, माई कंट्री माई राइड, चाहे नितिन वाव ऑटोज हो, या फिर मेरी वाली कार है, या फिर डी व्लॉगर है, ये जितने भी अपने भाई हैं सारे, एसके व्लॉग्स है, ये सब जो यूज्ड कार की वीडियोस बनाते हैं जितने भी हैं, वो सारी अपने अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। तो आपको पूरा मार्केट का पता चल जाता है कि भाई कहाँ क्या क्या गाड़ी मिल रही है ना। उससे आपको ये भी पता चलता है साथ के साथ कि क्या प्राइस पे गाड़ियां मिलती हैं। अगर आप जो भी सबसे पुराना होगा, अगर आप मैं बोलूँ माई कंट्री माई राइड की पुरानी वीडियो, कोरोना से पहले की वीडियो उठा के देखेंगे, तो उसमें गाड़ी के जो प्राइस हुआ करते थे कंपैरिजन टू अभी की जो वीडियोस में प्राइस होते हैं, वो बहुत डिफरेंस आया है, प्राइस बढ़ गए हैं कोरोना के बाद से। क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है प्राइस भी बढ़ेंगे, सप्लाई उतना हो नहीं पाता है, गाड़ियाँ उतनी बिक नहीं पाती हैं, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अब मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं क्योंकि नई गाड़ी के प्राइस भी बढ़ रहे हैं भाई। अब जब नई के बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है यूज्ड कार के तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। अभी भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, हाई प्राइस उल्टा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से पूछूं, देखो पुराना सामान, एक नॉर्मल टेंडेंसी है दिमाग में सोचने वाली कि भाई अगर मैं यूज्ड कार लेने जा भी रहा हूँ, जिससे मतलब मेरे को ये लगता है कि हम यहाँ से इस टॉपिक को आगे ले जा सकते हैं कि काफ़ी सारे मेरे दोस्त यार हैं, फैमिली में भी लोग हैं जो कि अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम लोग गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, बट कई बार उनको ये कन्फ्यूजन हो जाता है, या वो अभी भी उस चीज़ में डिलेमा में फंसे हुए हैं कि यार क्या हम नई गाड़ी लें, या फिर हम मतलब एक अपने बजट को ध्यान रखते हुए ज़्यादा ना स्पेंड करने की अगर सोचें तो क्या हमें एक यूज्ड कार लेनी चाहिए। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक ना देखो इंडिया का मार्केट, मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने अपने घर पे देखी है। मैंने ऑल्दो आप लोगों को बता देता हूँ कि दीपक जी और मैं दोनों एक टॉप रेटेड यूज्ड कार कंपनी में पहले काम कर चुके हैं, एंड तो हमें काफ़ी हद तक आइडिया है, और दीपक जी को तो काफ़ी डिटेल में आइडिया है उस चीज़ का, क्योंकि दीपक जी ऑलरेडी गो कार्स फॉर यू जो अपना चैनल चलाते हैं, तो उसमें उनका जो यूज्ड कार डीलरशिप्स हैं उनसे बहुत रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है। वो उनके पास जाते हैं, उनको गाड़ियों का स्टॉक पता होता है, गाड़ियाँ किस तरीके से बिकती हैं, क्या प्राइसिंग रेंज है, गाड़ी को बेसिकली चेक कैसे किया जाता है, तो वो आइडिया दीपक जी को ज़्यादा है। एंड कमिंग बैक टू जो पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी, एक थोड़ा सा मैंने ये देखा है कि इंडिया मार्केट में एक मेंटालिटी हमारी बनी हुई है। मेरे को याद है कि जब मैं यूज्ड कार की कंपनी में काम करता था तो मैंने वहीं से एक गाड़ी ली थी, फिएट पुंटो, जो कि मुझे अच्छी रेट पे मिल गई थी, आई रिमेंबर, और डीजल की गाड़ी थी तब वो, और मुझे पसंद आई गाड़ी, मैंने इमीडिएटली ले ली। मैं जिस कंपनी में काम करता था वहीं पे वो गाड़ी आई थी और मैंने वो गाड़ी ले ली थी। मैंने अपने घर पे नहीं बताया था कि मैं यूज्ड कार लेके आ रहा हूँ। जैसे ही मैं यूज्ड कार अपने घर लेके गया, मैंने अपने घर पे मम्मी को बताया, मैंने कहा मैंने गाड़ी ले ली है, तो पता तो था मम्मी को नहीं तो नहीं लेगा, ये यूज्ड कार ही लेके आया होगा कहीं से। तो मेरी मम्मी का ना थोड़ा सा मुंह बन गया था इस चीज़ पे, क्या ज़रूरत थी, पुरानी गाड़ी क्यों लेके आया, किसने पता नहीं कैसे चलाई है, पुरानी क्यों नहीं लेनी चाहिए, पुराना सामान ऐसा होता है वैसा होता है। तो ये एक मेंटालिटी मैंने देखा इंडिया मार्केट में रही है। अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी पुरानी है या नहीं है। दे बेसिकली सी कि उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ में, डील में, पैसे में, गाड़ी अच्छी मिल गई, कोई अच्छा वेरिएंट मिल गया। तो देखो पहले पैसे की बात करते हैं।
ठीक आज है। की कोरोना के बाद से महंगी क्यों हुई है गाड़ी, रीजन है ओके। यार, आपकी गाड़ी है, ये बलिनो गाड़ी है, ठीक है, आप इसको बेचने जाओगे, आप क्या सोचोगे कि मेरी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा रेटों में ज्यादा पैसा मिले भाई मेरे को तो। ठीक है। अब ये सर्कल समझना आप लोग, अब ये चाहते हैं कि इनकी गाड़ी ज्यादा से ज्यादा पैसों में बिके, मैं चाहता हूं मुझे ये गाड़ी सस्ते सस्ते में मिले, कैसे पॉसिबल है? और फिर बीच और में कंपनियों का मार्जिन भी रहता है। मैं बताता हूं ना, पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे, कोरोना से पहले लोग इतने अवेयर नहीं थे। ये जितना भी एक तूफान आया ना यूज्ड कार मार्केट में, ये सोशल मीडिया पे, ये सब कोरोना के बाद ही शुरू हुआ है ढंग से, ठीक है। 2020 से एक बाद ही ये सब शुरू हुआ है। मोस्टली यूज्ड कार जो यूट्यूबर्स हैं वो उसके बाद ही है, मैं खुद उसके बाद आया हूँ। सो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, ठीक है। अब ये बेचेंगे महंगी, मैं खरीदना चाहता हूँ सस्ती, तो वो पॉसिबल है नहीं भाई, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि भाई यूज्ड कार को हम जो खरीदते हैं वो सस्ती अच्छी होती है नहीं होती है, महंगी अच्छी होती है नहीं होती है, वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो, कैसी कार है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, कार जो आप खरीदते हैं ना, सबसे पहले उसको चेक करो प्रॉपर, ठीक है। आपको नहीं पता कैसे चेक करनी है, तो भाई आप किसी को लेके आओ, मैकेनिक को लेके आओ, या आपके परिवार में, हर एक परिवार में कोई ना कोई ड्राइवर जरूर होता है, कोई ना कोई एक्सपर्ट जरूर होता है, बिल्कुल, ठीक है। वो एस्केलेटर पे पैर रखते ही बता देगा हाँ ये गाड़ी क्या है, स्टार्ट करते ही बता देगा गाड़ी में क्या कितना खर्चा होने वाला है, उस हिसाब से गाड़ी के रेट रखे जाते हैं। ऐसा कोई मानक नहीं होता गाड़ी प्राइस का किसी भी डीलर के पास कि हाँ भाई ये हमने इस मानक पे आकर के गाड़ी का हमने प्राइस रखा है, ठीक है। प्राइस हमेशा हायर ही बोला जाता है, क्योंकि उनको पता है ये इंडियन पब्लिक है, नेगोशिएट करेगी। हम वीडियो में कितना भी फाइनल प्राइस पूछवा लें, लेकिन कस्टमर की आदत होती है कि वो जाएगा और फिर नेगोशिएट करेगा। तो सेल कैसे लगेगी यार, सेल कैसे लगती है? आप सेल में कपड़ा खरीदते कैसे खरीदते हैं? 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% का डिस्काउंट, अरे भैया प्राइस उतना बढ़ा के उतने में दे दिया आपको, 40% घटा के दे दिया, क्या डिस्काउंट मिल गया आपको? आपको कौन सा पता था इसका कितना प्राइस है? जैसे कपड़े का कोई प्राइस नहीं होता, वैसे पुरानी गाड़ी का कोई प्राइस नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। प्राइस हमेशा न्यू गाड़ी का होता है जो इनवॉइस पे मिलता है, पुरानी गाड़ी का आपको कोई प्राइस नहीं मिलेगा। वही गाड़ी आपको एक डीलर पे अलग प्राइस में मिलेगी, दूसरे डीलर पे अलग प्राइस में मिलेगी, जो कंपनियां हैं उन पे अलग प्राइस में मिलेगी, ठीक है। बस आपने चेक करना है कि भाई गाड़ी कैसी है, बॉडी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बता देता हूं आपको भाई साहब, गाड़ी, आदमी का क्या देखा जाता है? दिल, फेफड़े, ये ठीक होने चाहिए। गाड़ी का इंजन ठीक होना चाहिए, इंजन खुला ना हो, रिपेयर ना हुआ हो, सील्ड इंजन हो, जबरदस्त, ना आवाज हो, ना क्रिंक हो, ना कुछ हो, थोड़ी मोटी चीजें ठीक हो जाती हैं। बॉडी में पेंट होके बॉडी सेट हो जाएगी, वो चलेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंजन खुल गया, इंजन में आवाज आ रही है, तेल फेंक रहा है, या जो भी चीजें हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। डीजल गाड़ी में मेरे ख्याल से ज्यादा फर्क पड़ता है आपका इंजन वाला जो एग्जैक्टली, डीजल गाड़ी में आपको एक बेसिक चीज बता देते हैं। देखिए, डीजल गाड़ी अगर आप लेने जा रहे हो और आप अगर डीजल गाड़ी को चेक करना चाहते हैं, एक नॉर्मल प्रोसेस आपको बता देते हैं। ट्राई कीजिए कि अपने साथ किसी एक्सपर्ट इंसान को लेके जाइए। आपका कोई एरिया का अगर मैकेनिक वगैरह हो, अगर आप उसे मेरे ख्याल से 500-600 रुपये देंगे तो आपके साथ बराबर आके वो गाड़ी आपको अच्छे से चेक करके बता देगा कि भाई इसका क्या हिसाब है गाड़ी का। 500-600 क्या यार, आप 1000 भी दे दें, कोई बड़ी बात नहीं। आप 4-5 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं, 3 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं, भाई 1000 रुपये दे दोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हाँ, और डीजल गाड़ी में मैं बता रहा हूँ, जैसे जब मैं काम करता था यूज्ड कार की कंपनी में, तो मैंने काफ़ी डीलरों को चेक करते हुए देखा है गाड़ी को। तो जब भी आप डीजल गाड़ी को अगर चेक करना चाह रहे हैं ना, एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम जो डीजल गाड़ी में आती है वो होता है उसके इंजन से जो बैकिंग आ रही होती है, वो जो तेल फेंकना कहता है ना वो, कि इंजन तो बैक मार रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक छोटी सी टिप है। डीजल गाड़ी को कभी भी, ठंडी गाड़ी को आप चेक नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। आप गाड़ी को ऑन करके एटलीस्ट उसे 10 मिनट तक छोड़ दीजिए, इंजन को गर्म होने दीजिए। डीजल एक हैवी इंजन होता है डीजल गाड़ियों का, उसको टाइम लगता है गर्म होने में, ठीक है। जब वो गर्म हो जाएगा, आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग वो इंजन खोल के वो डिपस्टिक निकाल के चेक कर रहे होते हैं, जिससे आपको इंजन ऑयल की वो पता लग जाती है कि उसमें कितना इंजन ऑयल है, लेवल कितना इंजन ऑयल का। आप वो डिपस्टिक निकाल दीजिए, ठीक है, और गाड़ी को पहले आइडल पे छोड़िए। आइडियली उसमें से हल्का फुल्का तेल का छींटा कई बार आ जाता है डीजल गाड़ी में, बट बहुत ज़्यादा छींटे अगर आइडल पे है
और वो छींटे आ रहे हैं तेल के बाहर, तो दैट मीन्स गाड़ी के इंजन में कुछ दिक्कत है, वो बैक मार रहा है। और आई थिंक जब उसको रेस देते हैं तब भी अगर बहुत ज्यादा रेस देने पे ही ज्यादा होता है, छींटा मार रहा है उसमें से, जब आपने डिपस्टिक निकाली हुई है तो तब भी गाड़ी के इंजन में कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। पेट्रोल के इंजनों में मैंने इतनी कोई चैलेंजेस आते हुए नहीं उसमें होता भी नहीं ज्यादा कुछ। हाँ, मोस्टली डीजल की जो गाड़ियां हैं, डीजल के जो इंजन है, उनको थोड़ा और एक्सटेंसिवली चेक किया जाता है उनके इंजन को। फिर आपकी नॉर्मल चीज़ें होती हैं भाई, एसी आप एक बार चेक कर लीजिए, कूलिंग कैसी दे रहा है, फुल कूलिंग आप करवा के देखिए उसकी। और मैं मेरे ख्याल से, वैसे दीपक जी मेरे को एक बात बताइए, हम लोग यहाँ तक तो बात करते हुए आ गए हैं, अभी मार्केट में अगर किसी को जाके गाड़ी लेनी है, मेरे ख्याल से उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं आज के टाइम पे, जो मेरे को समझ आता है। पहला ऑप्शन हो गया कि भाई आपके कोई नोन है, कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है जो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, उनकी गाड़ी ले सकते हैं। दूसरा हो गया जो आपकी है डीलर्स हो गए जिनके पास गाड़ी का स्टॉक खड़ा रहता है। तीसरा कंपनियां, तीसरा हो गया कंपनी लाइक Cars24, स्पिनी, कार देखो, OLX, इनके पास। तो आपके अकॉर्डिंग, मैं मतलब इसमें कोई बायसनेस नहीं लाना चाहता, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, मतलब बेस्ट गाड़ी आपको कहाँ से लगता है कि सोर्स होती है, जब अगर कोई आदमी जाके देखो मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहली बात तो कंपनियां जो गाड़ी, जो कंपनी के पास गाड़ियां मिलती हैं, जैसे जो भी स्पिनी, Cars24 या कार देखो है, जो भी इन्होंने बताई हैं, वो गाड़ियां, उनके पास जो गाड़ियां आती हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से गाड़ियां आती हैं। ओके, ठीक है। आप अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहोगे तो कहाँ बेचोगे, जहां आपको प्राइस अच्छा मिलेगा, और वो कंपनियां प्राइस अच्छा दे देती है, हाई प्राइस पे गाड़ियां जो है वो आपको मिलती हैं। ठीक है, आपकी गाड़ियां बिक जाती है बेसिकली। डीलर्स के पास क्या होता है, डीलर के पास गाड़ियां कंपनी से ही आती हैं, वो भी गाड़ियां कुछ कंपनी से खरीदते हैं, कुछ कस्टमर दे जाती है, जो उनके पुराने कस्टमर बने हुए हैं। अच्छा। वो गाड़ियां दे जाते हैं। और रही तीसरी बात जो आप कह रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड से खरीदने की, वो तो जनरल है यार, वो तो नॉर्मल है, आप देख लीजिए, गाड़ी चेक करा लीजिए किसी भी के मैकेनिक पे ले जा करके, और उस हिसाब से आप गाड़ी ले सकते हैं। अब बेस्ट तरीका क्या होता है गाड़ी खरीदने का, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से लो या वहाँ से लो, ठीक है, क्योंकि वो बायस नहीं होगा। आपको गाड़ी तीनों जगह टेस्ट करनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, तीनों पॉइंट पे। आपको अगर गाड़ी लेनी है, आप ऐप पे गाड़ी देख रहे हैं, तो कंपनी के उस स्टोर पे जाइए पर्टिकुलर जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी जाके चेक करो, क्योंकि गाड़ी यार कोई सब्जी नहीं है जो आप जाके मार्केट में खरीद रहे हो, 2 मिनट में लेके आ जा रहे हो, है ना। मार्केट में भी सब्जी भी लेने जाती है तो 4 जगह 4 दुकानों पे देखते हो जाकर के, भाई अच्छा यहाँ आलू ठीक मिल रहे हैं, यहाँ शिमला मिर्च सही मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या भाव दे रहा है, क्या भाव दे रहा है। तो गाड़ी एक बड़ा डिसीजन होता है, उसको 3-4 साल आपको रखना पड़ता है अपने पास, है ना। एक अच्छा अमाउंट आप उसमें इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्ट क्या करते हो, एक्सपेंस करते हो। इन्वेस्ट तो होता ही नहीं गाड़ी में कभी भी, प्राइवेट नंबर की गाड़ी में इन्वेस्ट होता है कमर्शियल में, जो आपको कमा के देती है। तो आप इसमें जब एक्सपेंस कर रहे हो 3-4 लाख 5 लाख रुपए का, तो आपको 3-4 जगह जाके देखना चाहिए। आप डीलर पे भी जाके चेक करो वही गाड़ी, और आप कंपनी में भी जाके चेक करो। कंपनियों का बेनिफिट ये होता है कि आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं, जैसे Cars24 है, ठीक है, वो आपको 7 डेज रिटर्न पॉलिसी देती है कि भाई 7 दिन, और ये पूरी पैन इंडिया में वही देती है अकेली, और कोई नहीं देता, ठीक है। 7 दिन तक आप गाड़ी ले जाओ पैसे दे के पूरे, ठीक है। 7 दिन में अगर आपको इवन कलर भी पसंद नहीं आता, अच्छा, आप गाड़ी रिटर्न कर दो, आपके एज पैसे वापस मिल जाएंगे। बट ये रखा क्यों, बेनिफिट उनको ये है कि उनके पास यार 10,000 गाड़ियों की रेंज है पूरी पैन इंडिया, और हर ब्रांड की 10 से 15 गाड़ियां हर कलर की। ओके, तो बंदा कहीं जाने वाला ही नहीं है, उसको ये कलर नहीं पसंद आया, दूसरा कलर मिल जाएगा। तो ये रहता है। और 140 पॉइंट वगैरह पे चेक करते हैं, ठीक है, पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से चेक होता है, सर्टिफिकेशन होता है। तो सबसे बड़ी चीज तो यही है आज की डेट में, मुझे नहीं लगता कोई और कंपनी ये फैसिलिटी या कोई डीलर दे रहा है। वारंटी वगैरह भी देती है जो कंपनी, हाँ वारंटी देती है, कोई कंपनी 1 महीने की देगी, कोई आपको कम्प्रिहेंसिव देगी, 1 साल के लिए देगी। आज हालांकि आजकल डीलर भी दे रहे हैं वो, बट बहुत ही कम डीलर हैं जो लिखित में आपको ये सब चीजें देंगे। मोस्टली डीलर क्या करते हैं, आपको गाड़ी दे दी, राम राम, नाम जानते नाम पहचानते, ये मोस्टली रहता है। और लोग क्या होता है आज की डेट में, अगर आप किसी से पूछोगे ना डीलर, तो डीलर के नाम से लोग चिढ़ जाते हैं, मोस्टली लोग चिढ़ते हैं, क्योंकि धोखा इतना खा चुके होते हैं। कुछ वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, और फिर वो जो अच्छे डीलर्स हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं बेसिकली। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि
डीलर से भी गाड़ी लेने में मतलब कोई ऐसा घाटा नहीं घाटा है, नहीं है अच्छे बेसिकली, dealers हैं। बिल्कुल अच्छे डीलर है, बस वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अच्छे डीलर कहाँ से मिलेंगे आपको। और अगर आपको अच्छे और डीलर अच्छा डीलर नहीं नहीं अच्छा डीलर क्या, नहीं 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 रुको रुको रुको, वो नहीं यार, आप देखो ये आपके ऊपर मैं फ्री छोड़ता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं अकेला वीडियो नहीं बनाता भाई, मेरी पूरी फैमिली है यूट्यूब की, पूरी अपनी कम्युनिटी है, वो सब बनाते हैं, ठीक है। आपको जहां से ठीक लगे आप सबके चैनल चेक करो, सबकी वीडियो चेक करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार कि आप मेरी चेक करो, मेरी वीडियो तो मेरी चेक करो, नहीं। देखो हम जो बात ये जो हम पॉडकास्ट बनाते हैं भाई, ये हम अपने एक्सपीरियंस पे बना रहे हैं, ठीक है ना, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं हर टॉपिक पे, क्योंकि देखो यार अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, 40-35, तो कुछ तो हमने करा ही होगा जिंदगी में, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ तो हमने एक्सपीरियंस किया ही होगा, हमने भी वही सारी चीजें देखी हैं, हम बचपन से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमने अलग अलग स्टेज पे अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, उनको कुछ का अच्छा परिणाम भी हुआ है, कुछ का बुरा परिणाम भी हुआ है, ठीक है। और जो काम हम कर रहे हैं उस पर हम आपसे बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये नहीं चाहूंगा कि भाई मैं एक टॉपिक को अपने ऊपर ही फोकस करके रखूं, नहीं भाई आप मेरा ही चैनल देखो, मेरी वीडियो देखो, मेरे नहीं भाई, आप ये हम आपके फायदे के लिए वीडियो कर रहे हैं कि आपको कैसे फायदा हो बेसिकली, ठीक है। तो मैं वो नहीं करने वाला कि भाई नहीं आप चैनल देखो, ये देखो, वो करो, तो वो ठीक भी नहीं है यार, सही भी नहीं लगता। देखो मेरा जनरली है, मुझे सही नहीं लगती ये सब चीजें। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो आप सबका देखो, डीलर से भी गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गाड़ी देखो, सबसे मेन चीज क्या ले रहे हो, गाड़ी, तो गाड़ी अगर अच्छी मिल रही है, अच्छे प्राइसों में आपको जच रहा, हाँ यार मेरे बजट के अंडर आ रही है, और जिस डीलर से आप ले रहे हो समझ लो वही डीलर बेस्ट है। और देखो ऐसा भी रहता है कि आपको कुछ लोग पर्टिकुलर कुछ गाड़ियों के शौकीन होते हैं, अब भाई किसी को चाहिए ही कोई एसयूवी, डीजल में ही चाहिए, क्योंकि भाई उनका पहाड़ों पे जाना बहुत होता है या फिर उनकी लंबी गाड़ियां बहुत चलती हैं, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि, और लोग भी एक माइंडसेट बना के आते हैं, भाई मेरे को XUV 700 ये वाला वेरिएंट में ये कलर, इतनी चली हुई इस साल की, इतनी कंडीशन में अच्छी होनी चाहिए, डीजल की गाड़ी चाहिए। अब भाई आपने जो क्राइटेरिया सेट किया है, ठीक है, वो आपका कॉल, अच्छी बात है, आप एक क्राइटेरिया क्लियर करके आए हो दिमाग में कि आपको उस क्राइटेरिया में गाड़ी चाहिए। अब वो गाड़ी ज़रूरी नहीं है ना कि आप एक ही जगह जाओ या दूसरी जगह जाओ आपको वो गाड़ी मिल जाएगी, हो सकता है मोस्टली जगह आपको वो वेरिएंट ही ना मिल रहा हो जो आपको चाहिए, बट मार्केट में कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे आपको शायद वो वेरिएंट मिल भी जाएगा। इसीलिए तो कम्युनिटी है यूट्यूब की, अलग अलग यूट्यूब चैनल वाले जितने भी हमारी फैमिली है, अलग अलग, चाहे मैंने अभी नाम बताए थे शुरू में, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, दोबारा क्या लूँ, तो जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं वो सब अलग अलग डीलर्स की बनाते हैं, वो दिल्ली की बनाते हैं, हरियाणा की बनाते हैं, चंडीगढ़ की बनाते हैं, तो जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ के आसपास के डीलर के पास जाइए, पहले उनकी वीडियो देख लीजिए, प्राइस देख लीजिए, पूरी लिस्ट देते हैं यार, उनके कैटलॉग होते हैं, नंबर होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हम टाइम उस पर लगाना नहीं चाहते हैं, हमें तुरंत, जैसे कहते हैं ना इंस्टेंट फूड, मैगी में डालो और चलाओ और खा लिया, वो चाहिए, वो आदत बन चुकी है हमें। हम शॉर्ट्स देखते हैं ना, तो हमें टाइम हमें देना नहीं पड़ता, हमें लगता खट 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 जल्दी चीजें चाहिए हमें। भाई ये चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं, इनमें टाइम लगता है, ठीक है ना, ये टाइम कंजप्शन होती है। अगर आपको लगता है मुझे आज ही गाड़ी चाहिए, तो भाई शोरूम पहुंच जाओ, आप सीधा नई गाड़ी पे चले जाओ, गाड़ी पैसे देके गाड़ी ले लो, वहां भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है, वेटिंग वहां भी आपको प्रीमियम भी देना पड़ता है कई बार गाड़ियों में, कई बार आपको गाड़ी जो आपको पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए, हो सकता है उस पर 6-6 महीने की वेटिंग चल रही हो, बट वही गाड़ी आपको 1 साल पुरानी क्या, मैं तो ऐसे डीलर्स की वीडियो करी हैं भाई साहब, जाके देखोगे गो एक्सप्लोर फॉर यू चैनल पे या और भी चैनल पे आप देखोगे, जो ब्रांड न्यू गाड़ी करते हैं, 2024 मॉडल, 200 किलोमीटर चली, 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर चली हुई गाड़ियां आपको मिल जाती है, 1.5-2-3 लाख रुपए टूटी हुई गाड़ियां प्राइस में। ओके, तो बेनिफिट नहीं है उसमें, सेकंड ओनर ही तो हुआ है, क्या फर्क पड़ गया यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 किलोमीटर में एक बंदे ने चला लिया, घर से यहाँ तक ले जाने में 500 किलोमीटर हो जाता है, माता रानी के दर्शन कराने में, धोख लगाने में 500 किलोमीटर हो जाता है। सही बात। तो उससे क्या फर्क पड़ गया, सेकंड हो गई जी, नहीं लूंगा। बहुत से कमेंट आते हैं, अरे इतने की दे रहे हैं, मैं 2 लाख डाल के नहीं ले रहा हूं। भाई अभी तक क्यों नहीं ली तूने? मेरा सीधा सवाल है, थोड़ा कड़वा बोल रहा हूँ यार मैं, बट ये है मेरा सवाल। ऐसे कमेंट डालने से क्या हो जाएगा यार, मैं 2 लाख डाल के नहीं ले लूंगा। अरे भाई ले क्यों नहीं ली तूने अभी तक? कमेंट क्या लिख रहा है? नई गाड़ी लेनी है वो आपका कॉल है, जाके आप गाड़ी लो, बट नई गाड़ी लेने में भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए अब आपको एक बजट होगा शायद, मे बी आपके बजट में भाई अभी आप सेकेंड हैंड कार ही अफोर्ड कर पाओ। मे भी हो सकता है कि आपको अभी नई गाड़ी इसलिए नहीं लेनी कि भाई आपको अभी इतना चलाना आता नहीं है, आप सीखना चाहते हो। उन लोगों की प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि भाई सेकंड हैंड गाड़ी पहले लेके हाथ साफ करेंगे, फिर उसके बाद हम नई गाड़ी लेंगे। ये भी हो सकता है। ये हो सकता है भाई आप गए थे नई गाड़ी थार निकलवाने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, थार निकलवाने के लिए गए थे, भाई चाहिए थी अर्जेंट, शादी वादी का घर में माहौल बन रहा है,
और भाई उस टाइम के लिए थार चाहिए थी, नॉट एज अ गिफ्टिंग बट आपको खुद अपना थोड़ा शोबाजी के लिए में भी, या कुछ ऐसा था यार मन में शौक था कि थार लेके जाएंगे यार इस बार। अब आप गए शोरूम पे, थार वाले कह रहे हैं जी 4 महीने लगेंगे आपके वाले वेरिएंट की तो डिलीवरी में, फिर क्या करोगे? फिर भाई आप मार्केट में जाके देखोगे कहाँ पे एक मेरे को आओगे सेकंड हैंड पे 2023-24 में कम ड्रिवन मेरे को गाड़ी थार मिल जाए। और मेरा दीपक जी ये सोचना है कि अगर आप एक पुरानी गाड़ी लेने की सोच रहे हो, ये मेरा सोचना है भाई, आप लोगों का डिफर कर सकते हो, किसी का भी मैं अगर एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाऊं तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि मैं अगर अभी 2024 चल रहा है कि मैं 2021-22 तक लास्ट मेरा होगा, मैं 2020-19 तक नहीं जाना चाहता। ये मैं मेरा क्राइटेरिया रहेगा। मेरे को एक पेट्रोल जो गाड़ी चली हो, अगर मैं आज के टाइम पे सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाऊं तो मैं अपना क्या क्राइटेरिया बनाऊंगा? मैं क्राइटेरिया बनाऊंगा भाई मेरे को 2021-22 का मॉडल मिड वेरिएंट, मेरे को टॉप वेरिएंट नहीं चाहिए, मिड वेरिएंट चाहिए, और पेट्रोल की होनी चाहिए गाड़ी, और मेरे को कोई एसयूवी में मेरे को कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, जो आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, मान लीजिए टाटा नेक्सॉन या इस टाइप की जो गाड़ी है कॉम्पैक्ट एसयूवी रेंज की, और 10-15 हज़ार किलोमीटर भी चली होगी तो मुझे चलेगा। कहने का मतलब ये है तोमर का कि गाड़ी लेने से पहले आप आराम से बैठो शांति से परिवार के साथ में और डिसाइड करो कि कौन सी गाड़ी लेनी है, और वो गाड़ी सबसे पहले सॉल्व हो क्यों लेनी है। भाई आपको गाड़ी की रिक्वायरमेंट है भी, या एवं बस मन में आया गाड़ी लेने चल दिए, ठीक है? सबसे पहले सोचो गाड़ी लेनी क्यों है भाई, क्या जरूरत है हमें। आप पूरी फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाहते हो, 7 सीटर लेना चाहते हो, 8 सीटर लेना चाहते हो, या फिर आपको 5 सीटर में भी काम चल जाएगा भाई, ऐसी छोटी गाड़ी में चल जाएगा, 3 पीछे बैठ जाए, 1 ड्राइवर और 1 कंडक्टर, समझ रहे हो, को पायलट जो कहते हैं, तो उससे भी काम चल जाएगा। या 7 सीटर चाहिए आपको, 7 सीटर में अर्टिगा लेनी है, इनोवा लेनी है, कितना बजट आपका है, कितने बजट के हिसाब से आप लेना चाहते हो, फिर बजट डिसाइड करो। पहले देखो रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर ये देखो कि चलनी कितनी है आपकी गाड़ी महीने में। ऐसा तो नहीं गाड़ी खड़ी रही 3-3 महीने तक तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन लगता है, उसको गाड़ी खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी लो डेली 5 या 10 मिनट के लिए स्टार्ट होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप कहीं जाओ या ना जाओ, ये डेली 10 मिनट गाड़ी स्टार्ट करके रखोगे तो भाई साहब गाड़ी कभी खराब नहीं होगी आपकी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको गाड़ी सीएनजी लें, पेट्रोल लें, कौन सा फ्यूल चलेगा, है ना, वही मैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है तोमर के आपका। अगर ये सोचो कि महीने में कितनी चलेगी, आपको ये पता है कि महीने में हम महीने में या 2 महीने में जाएंगे, किसी रिश्तेदारी में चले गए या वहाँ चले गए, या सैटरडे संडे जाएंगे घूमने, किलोमीटर का आना जाना जाते हैं, उससे ज्यादा चलता नहीं। और अगर आप भाई देखो, मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ, आप बोलोगे भैया आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, कुल्हाड़ी नहीं मार रहा हूँ, मैं बताता हूँ सुनो। अगर आपकी महीने में मुश्किल से 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर चलती है तो भाई साहब गाड़ी मत लो। नहीं वो दीपक जी चलिए जितनी भी चलती है वो आप नहीं तोमर भाई समझो मेरी बात को, देखो समझो, सुनो, मैं नहीं चाहता गलत डिसीजन लिया जाए किसी का भी, ठीक है? मेरी वीडियो देख के कोई गलत डिसीजन ले ले, मैं नहीं चाहता वो चीज ना हो। तो भाई अगर 1000 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी मत लो भैया। अपना ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या टैक्सियां बतेरी चलती है, उनका भी तो खर्चा पानी निकलना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए, है ना? तो उससे आप जा सकते हो। हाँ, महीने में आपका लगता है आपको डेली ऑफिस आना जाना है, आपको लगता है कि भाई हाँ मेरा महीने में 4000-5000 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी, तो फिर आपके लिए है। या दूर का आपका डेली का ट्रैवलिंग का है, या आप शोशा के लिए या मस्तीबाजी के लिए लेना चाहते हो, तो फिर आप ले सकते हो, फिर कोई टेंशन नहीं है। और इसमें एक चीज और आप मैं पॉइंट ऐड करता हूँ, ये भी जरूर चेक करना भाई, देखो इंडियन मार्केट है इकोनॉमी मार्केट, ठीक है? हम लोग वो एक जो कमेंट चलता था ना, कितना देती है, एवरेज कितना देती है भाई। एक बार देखो, डीजल गाड़ियों के लिए मैं उस चीज में कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं पेट्रोल गाड़ी के लिए मेनली बात कर रहा हूँ, क्योंकि डीजल थोड़ा सस्ता भी आता है और डीजल गाड़ियों की एवरेज थोड़ी अच्छी रहती है। हाँ, बट डीजल गाड़ियां बंद भी हो जाएंगी 2027-28 तक, तो वो ध्यान में रखिएगा। और डीजल गाड़ी की जो जिस दिन वो शोरूम से निकलती है उससे 10 साल तक ही आप उस गाड़ी को चला सकते हो दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में 200 किलोमीटर तक दिल्ली के। फिर उसके बाद वो गाड़ी सीधे स्क्रैप होती है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स निकाले हुए हैं, जब्त हो जाएगी गाड़ी, मिलेगी भी नहीं, वो स्क्रैप होएगी गाड़ी। पेट्रोल 15 साल तक की वैल्यू के साथ आता है। सीएनजी का कितना रहता है दीपक जी? अगर कोई सीएनजी वाली गाड़ी, वो भी 15 साल तक ही है या हाँ, सीएनजी पेट्रोल 15 साल तक, पेट्रोल भी 15 साल तक। तो अगर आप पेट्रोल की गाड़ी स्पेसिफिकली लेने की सोच रहे हो तो एक बार उस गाड़ी के थोड़े एवरेज के कितना माइलेज कितना देती है आप यूट्यूब पे जाके देखोगे। बतेरे लोगों ने टेस्ट किया होता है उस गाड़ी को कि एक बार टंकी फुल कराने के बाद हमने हाईवे पे चलाई, सिटी में चलाई, कितना एवरेज दिया। ये मैं पॉइंट आपको क्यों कह रहा हूँ, देखो नए नए गाड़ी के जो वेरिएंट आ रहे हैं, जो नई नई कंपनीज आ रही हैं, जो पेट्रोल में वेरिएंट आ रहे हैं, भाई इनके इंजन है बड़े,
इनके हैं सीसी ज्यादा इंजन के। तो डीजल गाड़ी तो बंदी होगी ना बननी? नहीं, मैं पेट्रोल में भी आपके अच्छे खासे हर लीडिंग कंपनी की पेट्रोल में भी एसयूवी आती है जितना मुझे पता है, ठीक है। तो भाई एक बार ये देख लेना कि अगर पेट्रोल वाली एसयूवी ले रहे हो या पेट्रोल की कोई आप हैचबैक या जो भी सेगमेंट आप गाड़ी का ले रहे हो, एक बार उसका यूट्यूब पे जाके एवरेज टेस्ट चेक करवा लेना। ये मैं चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई मेरे जान पहचान में है, उनको एमजी की एस्टर आई, भाई कुछ ज़्यादा रिसर्च विसर्च उसके ऊपर करी नहीं, जाके फटाफट शोरूम से जाके एमजी एस्टर निकलवा लाए जी, सिल्वर कलर की। तो काफ़ी टाइम से मैं देखता रहता था, मैंने कहा जी आपकी गाड़ी आपने नहीं ली थी यार, ये खड़ी रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मतलब क्या पसंद नहीं आई गाड़ी या कुछ अभी चलाना हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मेरे को ये आंसर दिया, कहते जी तोमर साहब हाथी खरीद लाए हम तो। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो, एमजी तो अच्छी गाड़ी है। कह रहे सर अच्छी गाड़ी है, नो डाउट अबाउट इट, बहुत फैसिलिटी लगा के दी अंदर जी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, बड़ा स्क्रीन, ये सीट वाली कुशनिंग पे एसी और ये सब वेंटिलेशन। गाड़ी का एवरेज आता है जी 6 से 7 किलोमीटर। कहते हैं सर मैं तो 3-3 हज़ार का तेल भरवाता रह जाता हूँ हफ्ते में। कह रहे ऐसे तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग अगर हर हफ्ते 3-3 हज़ार का तेल भरवाएंगे हर 3-4 दिन में गाड़ी में। कहते तो सर आप मान के चलो कि सर 20-22 हज़ार रुपये का तो हम तेल लगा रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में, और वो भी एक एमजी एस्टर जैसी गाड़ी पे। कह रहे सर हमारे बस की नहीं है इतना मैनेज करना पेट्रोल को। तो आधे ज़्यादा टाइम फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके स्पिनी से टाटा टियागो निकाली, छोटी गाड़ी पेट्रोल की, क्यों एवरेज अच्छा दे रही है, उनको भी कुछ 7 डे रिटर्न पॉलिसी, मजबूत भी है गाड़ी। अब वो जो एमजी एस्टर है उनकी वो खड़ी रहती है, मतलब आप ये मानो महीने में 30 में से 25 दिन वो गाड़ी खड़ी रहती है। हर दिन उनकी गाड़ी टाटा टियागो ज्यादा चलती है, क्यों, क्योंकि भैया छोटी गाड़ी है, एवरेज अच्छा देती है। एस्टर बस वो दिखाने के लिए खड़ी है, कहीं पे शोबाजी के लिए जाना होता है तो भाई अपना निकाल लो। तो ये भी आप एक क्राइटेरिया ध्यान में रखो भैया, एवरेज कितना देती है, मैनेज आप ही को करके चलना पड़ेगा गाड़ी को। 100 रुपये पेट्रोल का दाम चल रहा है, 95 अभी तो चलिए 95 लीटर चल रहा है, बट अगर आप पावर पेट्रोल भराएंगे तो वही 101-102 रुपये पड़ता है आपको। तो ये वाली क्राइटेरिया भी आप दिमाग में रख के चलिए भैया, मैनेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो उसी सेगमेंट की गाड़ी लेना। पता क्या होता है, गाड़ी लेना इतना आसान नहीं है यार, है ना। अगर जो जेन्युइन बंदा है, जो सोचने वाला बंदा है, जिसको अपना परिवार पालना है, वो गाड़ी बहुत सोच समझ के लेता है। क्योंकि गाड़ी ना एक ऐसी चीज है, उसकी बहुत रखवाल रखनी पड़ती है भाई, बच्चे की तरह रखना पड़ता है गाड़ी को। आप उसकी केयर करोगे तो वो आपकी केयर करेगी, आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। एक दीपक जी मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जब हम लोग काम भी करते थे यूज्ड कार की गाड़ियों में, तो एक टर्म बड़ा फ्रीक्वेंटली कुछ गाड़ियों में यूज होता था जी, ये गाड़ी एक्सीडेंटल है। इसका पिलर बना हुआ है या बोनट बना हुआ है या जो उसको एक्सीडेंटल देखो बेसिकली क्या है, एक्सीडेंटल ही होता है भाई, उसमें सब कुछ ही बनता है, ठीक है। कुछ कहते हैं माइनर एक्सीडेंट है, साइड से लग गई, चलते हुए ठुक गई, जरा सी लग गई भाई, हेडलाइट फूट गई, हेडलैम्प फूट गया, इधर से हेडलैम्प फूट गया, सामने टक्कर हो गई तो भाई आपका जो रेडिएटर होता है वो अंदर घुस गया या उसमें आ गई, तो टोटल एक्सीडेंट में ही आता है सब कुछ ये। अब कई बार क्या होता है, गाड़ी तेज चल रही होती है, पलट जाती है, कई तरह के एक्सीडेंटल होते हैं, एक टोटल लॉस होता है, फ्लड वाली गाड़ियां होती हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, बिकती सभी हैं। तो क्या ये मतलब जब ये गाड़ियां बिकती है, ये चेक क्या ये ओपनली बताया जाता है ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या फ्लड वाली गाड़ी है? मोस्टली जब से यूट्यूब चला है, जब से सोशल मीडिया चला है, तब से अब आकर के डीलर्स प्रॉपरली बताने लग गए हैं। कार्स 24 स्पिनी ये सब डिक्लेयर करते हैं। हाँ, ये सब बताने लग गए हैं कि भाई मैं कुछ की बात नहीं कर रहा। देखो हमाम में सब नंगे नहीं होते, कुछ वो रह जाता है, वो क्या ना, एक मछली कर देती है तालाब को गंदा, वही वाला सीन है। तो कुछ होते हैं जो झूठ बोल के बेचते हैं कि एक्सीडेंट है, नहीं है, बोलते हैं नहीं एक्सीडेंट नहीं है, सब ठीक है। वही मैंने बोला भाई चेक करके लेनी है, आपने मैकेनिक लेके आना, वो सारी कहानी आपको बता देगा 1 मिनट में, सीधी सी। वो एक्सीडेंटल गाड़ी का भी चेक करने के तरीके होते हैं, उसके पिलर चेक किए जा सकते हैं कि बने हैं, रबड़ वबड़ उतार के गाड़ी की, आप अगर ये दिख रहा हो ये यहाँ पे जो होती है, यहाँ रबड़ होती है एक, उसको उतार के देखा जाता है, ठीक है। आगे से बोनट खोल के चेक किया जाता है कि आगे ना जो बोनट की पट्टी होती है एक सामने, उस पे स्टिकर लगे होते हैं, अगर वो बनी हुई है अलग ही दिख जाएंगे, उसके बोल्ट जो है वो अलग ही दिख जाएंगे, ठीक है। उस पे स्टिकर नहीं लगे, समझ लो कि भाई बोल्ट बने, स्टिकर लगे तो एक्सीडेंट है गाड़ी। साइड में जो पिलर होते हैं उनको भी देखा जाता है, चेक किया जाता है भाई उनकी सील पूरी है नहीं है। ऊपर बोनेट उठा के बोनेट की सील चेक करी जाती है कि भाई इसकी सील सही से बनी है नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेक करी जाती हैं। इन्होंने वो डिप बताया था, डिप का बताया था कि भाई क्योंकि एक्सीडेंट में इंजन पे भी जोर पड़ता है,
डिप से इंजन खराब तो नहीं हुआ है, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, किसी में भी हो सकता है वो सब चीज़ तो है ना। तो वो वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। इस पे मेरे दीपक जी 2 क्वेश्चन आते हैं एक्सीडेंटल गाड़ी के। पहला क्या है, एक्सीडेंटल गाड़ी सस्ती मिल जाती है? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई बंदा एक्सीडेंटल गाड़ी चलिए आपको सस्ती मिल रही है नॉर्मल यूज्ड कार से, क्योंकि वो एक्सीडेंटल कैटेगरी में आती है, बहुत लोग नहीं प्रेफर करते, बट अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है भाई ठीक है गाड़ी मुझे पसंद है, एक्सीडेंटल है कोई बात नहीं मुझे चलेगा, बन गई अब गाड़ी। भाई जब हमारी अगर अपनी भी गाड़ियां होती हैं, गाड़ी का थोड़ा बहुत एक्सीडेंट लगना, लोग रिपेयर करा के चलाते हैं ना, करा के चला ही रहे हैं ना। अब जब कोई अगर बंदा जाके ले रहा है और उससे सामने से ये चीज बोली जा रही है भाई ये गाड़ी एक्सीडेंटल है या फ्लड में, पर ज्यादा नहीं है, ठीक है चलेगी, कोई टेंशन। मैं कह रहा हूँ ज्यादा भी थी, ठीक है आप पिलर बने हुए हैं, मैं ये यहाँ तक कह रहा हूँ, बट वो सामने से कस्टमर को ये चीज बताई जा रही है और कस्टमर कह रहे हैं जी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को ये वाला वेरिएंट कम प्राइस में मिल रहा है, एक्सीडेंटल है तो क्या हुआ। तो क्या एक्सीडेंटल गाड़ी लेने में कोई घाटा होता है? घाटा कुछ नहीं है अगर वो सही है गाड़ी, वो वही मैंने बोला ना, चेक करनी पड़ेगी आपको। मोस्टली अभी भी आज की डेट में भी बहुत से लोग हैं जो एक्सीडेंटल को एक्सीडेंटल नहीं बोलते, फ्लड वाली गाड़ी को भी नई गाड़ी करके बेच देते हैं। फ्लड वाली गाड़ी का क्या होता है, ये जो फ्लड आते हैं ना, जो पानी में भर जाती है, कीचड़ में रहती है, वो कंपनी से ही रिपेयर होके आती है गाड़ियां दोबारा जा करके, ठीक है, ऐसा रहता है कि वो कंपनी के पास जाएंगी, वो खर्चा लेती है कंपनी अपना, उसको वापस से नई जैसी करके दे देती है। तो फ्लड का तो ये सीन रहता है। मोस्टली लोग आपको नहीं बताएंगे कि भाई फ्लड की गाड़ियां हैं, ठीक है, बहुत कोई रेयर होगा जो बोलेगा भाई फ्लड की गाड़ियां थी पर चल बढ़िया रही है, कोई टेंशन नहीं है किसी की, आप चेक कर लो, कंपनी में चेक करा लो। और आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि भाई आप गाड़ी का नंबर लो, कंपनी के पास जाओ, उसको चेक करा लो, या गाड़ी लेके चले जाओ, उनका बंदा साथ में ले जाओ, कंपनी में जाके चेक करा लो कि भाई ये एक्चुअल चली है नहीं चली है, सही से है नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक थार थी 2023 मॉडल, 1400 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है, डीलर ने बेच दी। 2023 मॉडल थार 1400 किलोमीटर चली, हाँ, ठीक है, अभी 4-6 महीने की पुरानी बातें हैं। तो वो क्या हुआ, वो रेड कलर की थार थी, वो डीलर ने कस्टमर को दे दी। अब कस्टमर ने क्या किया पता नहीं क्या उसको दिमाग में आई, भाई चलो मैं कंपनी में चेक करा लेता हूँ। पहुंच गए जी महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां जाके उन्होंने रैंप पे चढ़ाई, गाड़ी पूरी चेक करी, ऊपर से बिल्कुल फिट जबरदस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं भाई। और जैसे ही रैंप पे चढ़ी, अंदर जैसे मैकेनिक घुसा, वेल्डिंग हो रखी थी भाई साहब पूरी। अच्छा, हाँ जी, नीचे मतलब नीचे वाला जो बेस पार्ट होता है पूरा फ्लोर वेल्डिंग था। तो इससे मतलब क्या टूट जाती गाड़ी भाई, सब ज्यादा गड्ढे वड्ढे में चलती। वेल्डिंग कितना वेल्डिंग आप संभाल लोगे? तो वेल्डिंग लगी क्यों, मतलब कहीं कुछ लगा हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा उस गाड़ी का, ओके, है ना। ऊपर से बिल्कुल ठीक, लेकिन नीचे से टूटी हुई थी, वो वेल्डिंग हो रखी थी भाई। वो वापस लेके गया डीलर के पास। अब वो सीन क्या था कि वो एक डीलर जो था जिसने बेची थी, वो किसी और की गाड़ी थी, किसी और डीलर की गाड़ी इस डीलर ने बेची। ये भी ढंग से चेक नहीं कर पाया, उसने विश्वास कर लिया एक दूसरे पे, पर उसने बड़ा वो ड्रामा किया कि भाई ये है वो है। तो ऐसा भी हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि गाड़ी को चेक करो। मैंने पूरी वीडियो में यही जोर दिया है कि गाड़ी को पहले आप चेक करो। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में भी ये कहता हूँ कि हमारी मत सुनो भाई साहब, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको गाड़ी दिखाना कि यहाँ गाड़ी मिल रही है। हम ये नहीं कहते कि हम भी विश्वास करके आप आंख बंद करके गाड़ी ले लो। भाई साहब पैसा आपका, नुकसान आपका होने वाला है, आप समझो बात को, ठीक है। आप यार एड पेप्सी का भी होता है, कोका कोला का भी होता है, दारू का भी होता है, सिगरेट का भी होता है, सबके ऐड होते हैं। आपके उस ऐड करने वाले को पकड़े को, भाई मैंने पी, मेरे को कैंसर हो गया, भाई आपको पता नहीं था, हाँ इस पे लिखा है, ये बताया जा रहा है, चेतावनी आ रही है। मैं तो खुद वीडियो में बोल के देता हूँ भाई आपको, पहले डिस्क्लेमर लगा के वीडियो से पहले डिस्क्लेमर लगाते हैं हम लोग कि भाई ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप देखिए, हमारा काम है आपको दिखाना गाड़ी, ठीक है। ये तो चलो अदर साइड की चीजें हैं जो जरूरी हैं, पर मेन चीज वही है भाई, चेक करो। गाड़ी को चेक करना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए। दूसरी चीज, कंफर्ट देखो गाड़ी का, आप सही से गाड़ी में बैठ पा रहे हो, आपको शूट करिए, आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है, आपके लेग स्पेस के हिसाब से ठीक है, आपके फैमिली मेंबर जो है उनकी हाइट कितनी है, आपको बैग में पीछे बैठेगी कंपनी, बैक साइड में लोग बैठेंगे तो उनका लेग स्पेस ठीक है, उनकी हाइट वाइट यहाँ से ठीक हो रही है नहीं हो रही है। मेरी 5-7 है, इनकी 5-8 होगी मेरे ख्याल से, 5-8 है ना, 5-8 होगी। तो उनको सही से यहाँ पे स्पेस ठीक है, वहाँ स्पेस ठीक है या नहीं है। तो वो सारी चीजें जब आप पूरी फैमिली के लिए लेते हो ना गाड़ी, तो पूरी फैमिली को ही चेक करानी चाहिए गाड़ी, ताकि सबको बाद में दिक्कत ना आए। ये ना लगे किसी के मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए, अरे यार वो ले लेते अच्छा रहे, और वहाँ ना दिल टूट जाता है बंदे का पैसे लगा के। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है, ये सीएनजी वाली गाड़ियों के स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूँ
कि सीएनजी की कुछ गाड़ियां जो होती हैं वो कंपनी से इनबिल्ट सीएनजी होके आती हैं, कुछ गाड़ियां होती हैं जो रेट्रोफिटेड होती हैं सीएनजी, बाद में बाहर होती से हैं, लगवाया जाता comprehensive है। में। तो उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होता है ना कि वो सीएनजी को आपको पेपर पे आरसी पे चढ़वाना पड़ता है। हाँ वो होता है, वो Okay. जो लगाते हैं वही चढ़ा के दे देते हैं। ओके, तो ये भी आप एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर आप सीएनजी देखो, वाली अभी गाड़ी लो, क्या है इट शुड करना- बी ऑन पेपर। हाँ पेपर पे होनी चाहिए उसकी प्लेट सारी, बिना पेपर के रखोगे तो चलान आपकी कटते रहेंगे धड़ाधड़। कई पंप पे तो उस पे देते भी नहीं आपको भी, जब तक आप प्लेट नहीं होगी, पेपर पे नहीं होगी, तो वो सीएनजी भरेंगे भी नहीं आपकी गाड़ी में। ओके। तो जब हम वीडियो बनाते हैं, अगर कोई गाड़ी ऐसी पुरानी गाड़ी कोई होती है 2009 मॉडल, कोई 2010 मॉडल, 11 मॉडल, छोटी गाड़ियाँ वैगनआर वगैरह या कुछ, तो अगर किसी में नहीं होती है उसमें बोल देते हैं सीएनजी बट नॉट ऑन पेपर। ओके, ठीक है, तो हम उसी तरह बेच के, वो लोकल के लिए ठीक रहती है। हाँ भाई लोकल में आपको चलाना है, हम शहर में अंदर ही अंदर सामान लेने जाना है, किसी का काम होता है, मोस्टली तो छोटी गाड़ियाँ वही लोग लेते हैं जिनको सीखनी है, या फिर सामान ढोना है उसके अंदर, बस यही रहता है भाई। किसी का रेस्टोरेंट है उसमें सब्जी पानी ये सब ढोना है, या फिर किसी का कपड़े काम है उसमें कपड़े लत्ते भरे और ढो लिए, ऐसा रहता है, उनके लिए बेस्ट रहती है बेसिकली। या कोई ड्राइविंग सीख रहा है, तैयारी कर रहा है अपनी सीखने की, तो उसके लिए बेस्ट रहती है छोटा मॉडल। भाई उसको बाद में बड़ा मॉडल लेना है जाके, तो ये चीज़ है। बाकी बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपको कोई पेट्रोल गाड़ी पसंद आ रही है, आप कहते हो भाई मुझे इसमें सीएनजी लगवा के दे दो, वो आपको सीएनजी लगवा के दे देगी, उसका चार्ज अलग से लेगी, साथ ही आपको वो ऑन पेपर भी करके देगी, 1 साल की वारंटी भी देगी। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक जो पॉइंट हमने स्टार्टिंग में दीपक जी डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो जी। आपके नजरिए में, आपकी चॉइस में मैं पूछ रहा हूँ जी, क्या एक आज के टाइम पे नई गाड़ी लेने में फायदा है या एक सेकंड हैंड गाड़ी में जो मैंने कि वही कम बोला। चली हो? और देखो मतलब नई के लिए यार, आप नई और पुराने में यही डिफरेंस है आपकी रिक्वायरमेंट का। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जी नई गाड़ियों में तो नई नई टेक्नोलॉजी डाल के दे रहे हैं, ये वो, तो वो नई 2020-21 की गाड़ी में वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी फिर। नहीं भाई, ऐसा है, मैंने बोला ना बहुत सारी, अगर आप ढूंढने जाओगे ना, आपको 1 महीना चली हुई गाड़ी, 15 दिन चली हुई गाड़ी, 100 किलोमीटर पर मंथ, 100 किलोमीटर चली हुई गाड़ी आपको मार्केट में मिल जाएंगी, और 2.5-3 लाख रुपए टूटी हुई मिल 2.5-3 लाख रुपए सस्ती नई गाड़ी से। एग्जैक्टली। ओके, तो मतलब ये एक पॉइंट आप ध्यान रख बस सकते यही हो। उसका एक माइनस पॉइंट है, जो मैं माइनस नहीं मानता। सेकंड ओनर हो जाएगी, आप सेकंड ओनर बनोगे, उसको और कोई माइनस पड़ता है नहीं, यार क्योंकि उसका। वो आपने चलानी है यार, उनसे क्या ही फर्क पड़ रहा है, मेरे को समझ नहीं आती है। ठीक है, और रीसेल की बात करूं तो मारुति, होंडा, इन 2 ही कंपनियों की, या टाटा, इन 3 ही कंपनियों की रीसेल है जो अच्छी है। सबसे ज्यादा इसमें मारुति की आती है, उसी की गाड़ियों की रीसेल सबसे ज्यादा होती है। अब आप 2022-23 में ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी सेकंड ओनर फर्स्ट ओनर पैसे दे के जाएगी आपको। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, जैसे अभी लेस हो चुकी है, 5-6 साल लगते थे लोग पहले, अब 3 साल लगते हैं। भाई आप गाड़ी को रखो, चलाओ यार, अच्छे से ध्यान रखो, क्यों जल्दी बेचनी है? सही बात। एक गाड़ी, हाँ वो ठीक है भाई, आपका शौक है, आपका काम अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। देखो ये वीडियो मैं उन हाई क्लास लोगों के लिए बना भी नहीं रहा हूँ, उनके लिए है भी नहीं, वो देखेंगे भी नहीं। मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे जैसे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है भाई। तो उन्हीं के लिए मैं सारा जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। ओके, अब तो, मोस्टली अभी एक मिनट देना तुम, मोस्टली जो गाड़ियां हैं आज की डेट में जो सेल होती हैं, 1 लाख से लेकर के 5 लाख के अंडर तक की गाड़ियां बिकती हैं ज्यादा, मतलब जो एग्जैक्टली जो हाई पिच पे हैं, हाई सेल जिनकी होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि मोस्टली पब्लिक मिडिल क्लास है, उनको क्या चाहिए भाई, ठीक है हम गाड़ी ले लेते हैं आने जाने में, और दिक्कत ना हो, फैमिली चली जाए आ जाए, वो रहता है मोस्टली लोग जो 5 लाख से लेके और 7-8 लाख के अंडर में जाते हैं, वो लेते हैं टैक्सी में गाड़ियाँ, जो 7 सीटर पे जाते हैं, अर्टिगा हुई, इनोवा हुई, ये लेते हैं इस पर्पज से कि भाई हम सवारी ढोलेंगे, पैसा कमा लेंगे। हकीकत तो यही है। ठीक है, वो कमर्शियल नहीं करते, क्योंकि कमर्शियल में बहुत लफड़े रहते हैं। 3 साल के लिए मेरे ख्याल से इनकी फिटनेस वगैरह होती है, और पैन इंडिया टूरिस्ट का वो लेना पड़ता है, तो बहुत झंझट हो जाता है उसमें। प्राइवेट में क्या होता है, गांव ग्वांड में गए, वहाँ से सवारी भरी, यहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, वो चले गए, तो वो अपने बेचारे 2-4-5 हज़ार 10,000 जो भी है वो कमा लेते हैं एक ट्रिप के। तो वो आसानी से उस पर काम हो जाता है। ठीक है, तो ये रहता है। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो क्या यूज्ड कार पे लोन मिल जाता है आसानी से? हाँ, अब तो यार सब चीज पे लोन मिलता है, आदमी पे लोन ले लो यार, आप कैसी बात करते हैं? ओके, तो मतलब इंटरेस्ट, मैं तुम्हारे ऊपर लोन ले सकता हूँ, पता है आपको, आपकी नेटवर्थ पे। तो इस पे इंटरेस्ट रेट कैसे रहता है दीपक जी? हाँ, इंटरेस्ट रेट देखो बैंक हिसाब से होता है, सिबिल के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होता है। ओके, आपकी कितनी वर्थ है, आपका सिबिल कैसा है। अगर आपका सिबिल 700 से ऊपर है, 750 से ऊपर है, तो भाई आपको यूज्ड कार पे भी 100% लोन हो जाएगा।
110% लोन हो जाएगा, पूरे पूरे से भी पे ज्यादा में। हो जाएगा भाई अच्छा। साहब। मैंने क्या बोला, 110%। ओके। अब मेरी वीडियो उठा के देखना जोली मोटर की, हम्म, ठीक है। जोली मोटर रोहिणी में है, काफी अच्छी गाड़ी देते हैं, 100-150 का स्टॉक है, बढ़िया गाड़ियां हैं। वो आपको 80 रुपए 82 रुपए पर डे की किस्त पे गाड़ियां दे देंगे। अच्छा 80 रुपए। वो ये भी बोलते हैं भाई तुम 21,000 रुपए मेरे से ले जाओ और गाड़ी भी ले जाओ पूरे लोन पे। बस समस्या ही है, रिक्वायरमेंट एक ही है, सिविल अच्छा होना चाहिए आपका, टेंशन नहीं है फिर। ओके। और इन पे जो आपका ये होता है इंश्योरेंस होता है यूज्ड कार्स पे, ये भी आसानी से हो जाता है? इंश्योरेंस 2-3 तरह के होते हैं यार, एक तो फर्स्ट पार्टी होता है, एक थर्ड पार्टी, दो एक होता है जीरो डैप। हाँ, जीरो ठीक डैप। है। यूज्ड का इंश्योरेंस भी आप कुछ भी करा सकते हैं, थर्ड पार्टी चला लो, उसमें आपको कोई कवर नहीं मिलने वाला। बस हाँ ठीक है, पुलिस वालों को दिखाने के लिए जो है, हमारे जो राज मंत्री हैं, कर्मचारी हैं, उनको दिखाने के लिए आपका ठीक है थर्ड पार्टी हो रखा है जी, कुछ नहीं, पर क्लेम कुछ नहीं मिलना। आप जो थर्ड पार्टी का करोगे, ठीक है, वो थर्ड पार्टी में क्या होता है कि जो मतलब नॉर्मल वाला होता है जिसमें सारा कवर होता है बेसिकली, तो वो एक्सीडेंटल का कवर होता है। वो डिपेंड करता है कंपनियां उस पे, आपको एक्सीडेंट आपने किया है या उनसे हुआ या कैसे एक्सीडेंट हुआ, फोटो वोटो करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। थर्ड आता है जीरो डैप। जीरो डैप में सब कवर होता है और उसका प्रीमियम वही ज्यादा होता है। तो इसमें दीपक जी मान लीजिए कि जैसे मैंने किसी से गाड़ी अभी यूज्ड कार ली है जी, और उस गाड़ी का इंश्योरेंस अभी 6 महीने के लिए वैलिड है, बचा है, बट वो गाड़ी पे इंश्योरेंस वाला तो आपने किसी और से गाड़ी ली है, इंश्योरेंस उसके नाम पे है, हाँ, ट्रांसफर हो जाएगा उसके, तो इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाता है। हाँ 28 फॉर्म या कुछ ऐसा ही लगता है उसके लिए। अच्छा, फॉर्म 28 लगता है। हाँ 28 या कुछ ऐसा ही है फॉर्म उसके लिए। कौन नहीं देता फॉर्म है नहीं, उसके लिए भरा जाता है। वो पूरी सेल किट होती है, जब आपके गाड़ी नाम ट्रांसफर करनी होती है ना, तो पूरी एक सेल किट होती है। उसके लिए मैं आई बटन पे एक वीडियो आ रही होगी यहाँ पे आपको, तो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरी खुल के डिटेल बताई है आपको, मेरे चैनल की है गोकाश फॉर की, उसमें मैंने पूरी एक वीडियो डिटेल में बताई कौन सा फॉर्म कहाँ लगता है, किस लिए होता है, ठीक है ना। फॉर्म 30-31 ये आपके उसके लिए होते हैं, 29 और 30 नाम ट्रांसफर के लिए होते हैं। 26 जो होता है लोस्ट आरसी के लिए होता है। अगर किसी गाड़ी की आरसी गुम गई है तो आप फॉर्म 26 भर के डॉक्यूमेंट लगा के आरटीओ में दे दीजिए, वहां से आपकी गाड़ी की जो आरसी है ओरिजिनल आरसी आपको मिल जाएगी। और एक चीज इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी से यूज्ड कार ले रहे हैं, ठीक है, नई गाड़ी में तो अलग बात है, वो तो आरसी आपके नाम पे बनेगी, बट यूज्ड कार में वो आरसी अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सफेद कलर की जो इतनी कार्ड टाइप होता है उसे आरसी कहते हैं, वो अभी जो उनके फर्स्ट ओनर हैं उनके नाम पे है। तो दीपक जी ने जो फॉर्म्स बताए, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं जो सेल परचेज के टाइम पे भराए जाते हैं फ्रॉम दी सेलर, और जो बंदा खरीद रहा है उसको वो हैंडओवर किए जाते हैं। वो आपको पेपर लेके जाना है आरटीओ में, जो कि आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है। हर गाड़ी की अलग अलग आपने देखा होगा, DL9C, DL8C, तो ये 9C, 8C हर शहर की अलग होती है, ये हर शहर की ये अलग अलग जोन की मतलब आरटीओज होते हैं आपके। वो आपको वो कोई भी बंदा बता देगा, उनको डीलर्स को, कंपनीज को सब पता होता है। कंपनीज आपको ये चीज़ आरसी ट्रांसफ़र करा के देती हैं, स्पिनी और जो Cars24 हो गया। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आरसी ज़रूर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लीजिएगा। आई थिंक अगर आप किसी और के नाम की गाड़ी आपने खरीदी है और आपने आरसी अपने नाम पर नहीं कराई है, इट इज़ इलीगल, आपको पनिशेबल बाय ऑफेंस या कुछ ऐसा। होता क्या बेसिकली, आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ, सुनो। गाड़ी जब आप खरीद लेते हो तो कुछ स्मार्ट लोग बनते हैं कि हम तो अपने आप करा लेंगे, ठीक है, हमें जरूरत नहीं है। देखो भाई, परेशान हो जाओगे, डीलर से जिससे ले रहे हो उसको डॉक्यूमेंट दे दो, वो आपको करा के दे देगा एजेंट के थ्रू। आपसे 3,500 हजार रुपये लेगा, ठीक है। वो आपको खुद करानी है तो आरटीओ में जाओ, एजेंट को पकड़ो, उसको 2,500-3 हजार रुपये दो, वो करा देगा। खुद परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके सारी जान पहचान होती है, वो जल्दी से आपको करा के दे देंगे। पहली बात ये तो हुई लोकल टू लोकल ट्रांसफर, अगर आप दिल्ली की दिल्ली में लेते हैं। एक चीज़ और बता दूं, बाहर की गाड़ी दिल्ली में ट्रांसफर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सिर्फ दिल्ली स्टेट के साथ ऐसा, मतलब यूनियन टेरिटरी है, हाँ यूनियन टेरिटरी है, नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्या दिल्ली नंबर गाड़ी बाहर, मैं उसी पे आ रहा हूँ, दिल्ली से आपको दिल्ली नंबर गाड़ी लेते हैं तो बाहर ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन 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 उसके लिए आपको लगेगी स्टेट एनओसी, ठीक है। स्टेट एनओसी लगती है, जो जिससे भी आप जिस डीलर से भी या कंपनी से गाड़ी लेते हैं वो आपको स्टेट एनओसी निकाल के देगी। आपने अब क्या करना है, आप सुन लो ध्यान से। स्टेट एनओसी लें गाड़ी की, अपने आरटीओ में जाएं, जिस भी स्टेट के आप हैं वहाँ अपने नियर बाई देखो आपका कौन सा आरटीओ लगता है,
उस आरटीओ में जाएं, वहाँ से किसी एजेंट को पकड़ें और उस एजेंट को बोले भाई मैंने फला फला गाड़ी ली है, उसको डॉक्यूमेंट दिखाएं, ये मेरे को एनओसी मिली है इस गाड़ी की उस दिल्ली से, और ये आपको मेरे नाम पे करनी है। पहली बात, उसमें आपकी नंबर प्लेट चेंज होगी पूरी, वो राजस्थान का है जहाँ का भी आपने लिए, जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के नंबर लगेगा आपका। दूसरी चीज़, वहाँ पे रोड टैक्स आपको भरना पड़ेगा उस गाड़ी का। अब हर स्टेट में अलग अलग तरीके का रोड टैक्स होता है, कोई इनवॉइसिंग पे लगता है, हर तरह की परसेंटेज अलग अलग होती है उनकी, वो उसी स्टेट का, जिस स्टेट के आप हैं वहाँ का आरटीओ वाला आपको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई इतना पैसा टोटल लगेगा तेरा ट्रांसफ़र होने में। ठीक है। एक होता है किसी बैंक पे गाड़ी पे, हाँ गाड़ी पे जो आप लोन ले लेते हैं उसे भी एनओसी बोला जाता है, पर वो होती है बैंक एनओसी, फॉर्म 35 बोला जाता है उसको। अब जब आप गाड़ी लेते हैं, हाइपोथिकेशन चढ़ी होती है। हाइपोथिकेशन क्या होता है, एचपी लिखा होता है, छोटा सा ऊपर जहाँ नंबर लिखा था उसके ओब्लिक करके एचपी लिखा होता है, वो पता है, हाँ आरसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कार्ड होता है या बड़ा फर्रा होता है, कहीं कहीं जगह फर्रा होता है, कहीं जगह कार्ड होता है। ठीक है जी, यूपी में आज भी फर्रा ही चलता है मेरे ख्याल से। सो वो हटनी होनी चाहिए आपकी, हटी भी होनी चाहिए, आपका फॉर्म 35 आपके पास होना चाहिए। जब आपके नाम पे ट्रांसफर होगी गाड़ी तो वो जो आपकी आरसी आएगी उस पे से वो हटी भी आएगी, वो तो फॉर्म आपको देना पड़ेगा। वो आपको कौन देगा, जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं वो देगा, वो लोन क्लोज करा के। तो वो फॉर्म 35 जरूर चेक कर लें कि भैया इस पे एचपी तो नहीं थी, क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि डीलर ने गाड़ी दे दी है लेकिन इस पे लोन चढ़ा हुआ, तो बड़ी भसुड़ियां बाद में दिक्कत हुई है उन चीजों की, तो वो ना हो। बेसिकली क्या है कि जो एचपी ये बता रहे हैं हाइपोथिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि जब आप गाड़ी किसी प्रीवियस ओनर की थी, वो गाड़ी लोन पे ली गई थी, बिल्कुल ठीक है, और जब उसने वो गाड़ी जिसको भी बेची तब तक उस गाड़ी का लोन क्लोजर नहीं हुआ था। तो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो जो कंपनी गाड़ी ले रही है वो आगे बेचने से पहले उस गाड़ी का लोन क्लोजर करवा के लेगी कस्टमर से। मान लीजिए कि भाई गाड़ी 6 लाख रुपए की है, उस पे अभी 2 लाख रुपए लोन बचा हुआ है, बिल्कुल। तो परचेस करने वाली कंपनी क्या करेगी कि 6 लाख रुपए में से वो 2 लाख रुपए तो पहले बैंक से लोन क्लोज कराएगी उसका, बाकी बचे 4 लाख रुपए कस्टमर को ट्रांसफर किए जाएंगे और बैंक से फॉर्म 35 ये जो एनओसी होती है वो ली जाएगी कि अब इस गाड़ी पे अब लोन खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, विच इज अ नो ड्यूज सर्टिफिकेट बेसिकली। अब जब ये सामने वाला बंदा, जो नया बंदा उसको खरीद रहा है, उसको ये एनओसी फॉर्म 35 दिया जाएगा, ताकि जब वो रजिस्ट्री कराने जाएगा आरटीओ में, अपने नाम की आरसी निकलवाने जाएगा, तो आपके नाम की जब आरसी निकलेगी उस पे से वो हाइपोथिकेशन हटा दी जाएगी कि गाड़ी पे अब कोई लोन नहीं है। तो इस चीज का भी प्लीज एक स्पेशल ध्यान रखिएगा। वो फॉर्म 35 जो बैंक एनओसी होती है वो इसीलिए होती है, ठीक है, तो वो भी उस ट्रांसफर में काम आती है आपकी। अगर आप स्टेट एनओसी भी लेते हैं और लोन था गाड़ी पे, तो वहाँ भी उसकी जरूरत पड़ेगी। हर गाड़ी में जब आप डिलीवरी लेते हैं उसकी जरूरत होती ही होती है। डॉक्यूमेंट क्या देते हैं साथ में आपको रिसिप्ट देंगे जो आपने पेमेंट किया, डिलीवरी नोट देंगे आपको, वो फॉर्म्स भर के देंगे जो आरटीओ के फॉर्म होते हैं, ठीक है, और एनओसी देंगे, स्टेट एनओसी अगर आप बाहर लेके जा रहे हैं, फॉर्म 35 देंगे अगर उस पर लोन था तो ये इंश्योरेंस देंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है इंश्योरेंस खत्म हुआ रहता है, भाई देखो डीलर है उनके पास गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, है ना, वो यार इंश्योरेंस करा के तो रखेंगे नहीं, वो उनको पता है यार गाड़ी खड़ी है, चलनी तो है नहीं, तो अपना जब कोई गाड़ी लेने आएगा तब उसी के नाम पे करा देंगे, समझ रहे हो। तो ये भी आपको डीलर निकलवा के दे देंगे उसमें। मोस्टली डीलर, यार देखो मोस्टली डीलर जेन्युइन है, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, कुछ ही हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, वो भी अब सुधर रहे हैं धीरे धीरे लाइन पे। उनको पता है भाई सच बोल के गाड़ी बिकने वाली है, लोग अवेयर हो चुके हैं। पहले अवेयर नहीं थे, इसलिए चाकू वो जो होता है ना कटना जो होता है वो काट देते थे, लेकिन अभी नहीं होता, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी लोग समझदार हैं और अच्छे अच्छे लोग भी, यंग जनरेशन उसमें आ रही है, डीलरशिप बन रही है, गाड़ियां बेच रही खरीद रहे, तो वो पूरी ईमानदारी से और अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मार्जिन भी अपना जेन्युइन ले रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे कि मैंने बताया था सबसे शुरू में कि मार्केट साइज बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो भाई अपना मेहनत कीजिए और गाड़ियाँ सर्च कीजिए, आसपास से देखिए, मैं ऑक्शन की वीडियोज़ करता हूँ, वहाँ से आप गाड़ी ले सकते हैं, जाके चेक कीजिए, ठीक है, गाड़ी लेके। और आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं गाड़ी का, तो एक सलाह आपको देना चाहता हूँ, मैं मोस्टली अपने सब्सक्राइबर को देता ही देता हूँ। वो मेरे पास जिनका कॉल आता है पूछते हैं भाई दीपक भाई गाड़ी शुरू का काम करना है तो कैसे करें, क्या करें। मैंने कहा भाई एक गाड़ी ले ले पहले, ठीक है, एक गाड़ी खरीद ले, कहीं से भी खरीद ले, किसी अपने आसपास से खरीद ले या किसी कंपनी से खरीद ले, जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, और या फिर ऑक्शन में से खरीद ले। उस एक गाड़ी को खरीद, ज़्यादा पैसा मत लगा, 2-3 लाख की गाड़ी खरीद, ज़्यादा पैसा मत लगा, उसको बेच। अगर वो तू बेच पाता है 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो भाई तू काम करने लायक है,
तू उस पर काम कर लेगा और तू मार्जिन कमा लेता है उस पर 15-20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये, तो भैया समझ लो कि ये काम तुम्हारे लिए बना है। अगर तुम उस गाड़ी को महीना 2 महीना नहीं बेच पाते हो, मेहनत नहीं कर पाते हो, तो भैया छोड़ देना, मत करना। ठीक है, 100 गाड़ियों में से 2 गाड़ी 3 गाड़ी अगर खड़ी भी रह जाती है 3-4 महीने 5 महीने, तो समझ लो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 100 गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा डीलर के पास जाता है कि कई बार रिपीट हो जाती है गाड़ियाँ, भाई खड़ी रहती है, नहीं बिकती, कोई लोहा हो जाता है, नहीं बिक पाता भाई। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी हर माल बिके, कुछ ही का लिखा होता है, कुछ का लेट होता है, कुछ किस्मत कनेक्शन भी होते हैं। होंडा और आपकी जो मारुति की गाड़ियाँ हैं ये ज़्यादा चलती हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब चीज़ें हैं, तो उसको भी थोड़ा हमें देखना पड़ता है भाई। ये सब चीज़ें हैं तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है ना। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो आई कैन गाइड हिम। बाकी भाई और कोई कमेंट, कुछ सवाल हो आपके तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। कोई आपका सवाल सर? नहीं, मेरे तो ऑल क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को जो ये वीडियो है इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एक डिसीजन लेने में कि आप इस चीज़ को मतलब यूज्ड कार को या नई गाड़ी को अगर कंपेयर करें तो आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। और अगर आप यूज्ड कार लेने जा रहे हैं तो यूज्ड कार को आप बेसिक किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको चेक करना चाहिए। तो बाकी अगर आपको कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई बहुत स्पेसिफिक डाउट है, तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। एंड बाकी भाई पीछे हमारी सीट खाली है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका। और जहाँ तक मेरी कोशिश थी, जहाँ तक मैंने सोचा था कि भाई सारा कंप्लीटली मैंने इस पर डाल दिया है, सारा सब कुछ चीज़ें बता दी हैं इस पूरे पॉडकास्ट में। कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, कुछ आप जानकारी और लेना चाहते हैं। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि भाई सबसे अच्छा डीलर कौन सा है। बहुत लोगों का सवाल आता है सबसे अच्छा डीलर बता दो कौन सा है। भाई देखो, अच्छा डीलर कुछ नहीं होता है, जहाँ जो आपको अच्छी गाड़ी अच्छे प्राइस में दे दे वो समझ लो वही आपके लिए बेस्ट डीलर है या वही बेस्ट कंपनी है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।